शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज की आखिरी लाल किरणें झिलमिला रही थीं। महल के ऊंचे बुर्जों पर सोने की परत चुपचाप चमक रही थी, लेकिन महल के पिछवाड़े ऊंची दीवारों के बीच एक ऐसा तालाब था जिसे देखने की इजाजत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को थी। यह तालाब राजा कमरुद्दीन का सबसे बड़ा राज था। पानी बिल्कुल साफ, इतना कि तल तक देखा जा सकता था, और बीचों बीच एक अकेला कमल का फूल, मगर ये फूल दिन में नहीं, सिर्फ रात में खिलता था। और जब खिलता, उसके बीच में एक चमकता हुआ चांदी का मोती होता, इतना खूबसूरत कि जैसे चांद का टुकड़ा उसमें रख दिया गया हो। कहानी महल के पहरेदार यूसुफ से शुरू होती है। यूसुफ ने कई साल इस तालाब की रखवाली की थी। उसकी ड्यूटी आसान थी, रात को तालाब के चारों तरफ गश्त करना और सुबह तक ये यकीनी बनाना कि मोती वहीं हो। लेकिन एक अजीब बात पिछले 3 हफ्तों से हो रही थी। जैसे ही सुबह होती, मोती गायब मिलते। राजा को शक था कि महल के भीतर ही कोई गद्दार है, मगर कैसे? तालाब तक जाने का रास्ता सिर्फ एक है, और वह भी भारी लोहे के दरवाजे से बंद रहता है, जिसकी चाबी सिर्फ यूसुफ और राजा के पास होती है। उस रात भी माहौल अजीब खामोश था। चांदनी तालाब के पानी पर बिछी थी। यूसुफ ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और आंखें तालाब पर गड़ा दी। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। और तभी रात के 12 बजते ही कमल के पत्ते हिलने लगे। फूल धीरे धीरे खुला और उसके बीच वही मोती दूधिया रोशनी में चमकता हुआ। यूसुफ के कानों में अचानक धीमी सी आवाज पड़ी, किसी के पानी में उतरने की। उसने सांस रोकी, निगाहें तेज की, और तभी पानी की सतह पर हल्की सी लहर उठी। कुछ सफेद सा, इंसान के हाथ जैसा पानी से बाहर निकला, और फिर एक पल में मोती फूल से गायब हो गया। यूसुफ ने बिजली की तरह तलवार निकाली और पानी की तरफ दौड़ा। लेकिन जब तक वह किनारे पहुंचा, पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका दिल धड़क रहा था, और एक ठंडी सिहरन रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। अगर ये कोई इंसान था तो बिना आवाज कैसे गायब हो गया? और अगर इंसान नहीं था तो फिर क्या था? उसने मोमबत्ती की लौ के नीचे पानी पर नजर डाली, और जो उसने देखा वह उसकी रूह तक जमा देने के लिए काफी था। पानी के तल में गाय के बीच किसी की आंखें लाल चमकती हुई सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। यूसुफ रात भर सो नहीं सका। उसकी आंखों में बार बार वही लाल चमकती आंखें घूम रही थीं। सुबह होते ही वह सीधे राजा कमरुद्दीन के दरबार पहुंचा। राजा सुनने के बाद गहरी सोच में पड़ गए। यूसुफ, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, राजा ने धीमे स्वर में कहा। इस तालाब और मोती का राज तुम्हें नहीं पता। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। राजा की आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने इशारे से दरबार खाली करवा दिया, बस यूसुफ को सामने बिठा लिया। आज से 40 साल पहले, राजा ने शुरू किया, ये तालाब सिर्फ पानी का गड्ढा था। मेरे वालिद बादशाह नसीरुद्दीन एक शिकार पर निकले थे। जंगल के बीच एक बूढ़ी औरत मिली, कपड़े फटे पुराने, आंखों में अजीब चमक। उसने कहा कि वह उन्हें एक ऐसी चीज दे सकती है जिससे उनका नाम सदियों तक अमर हो जाएगा, बशर्ते वे उसकी एक शर्त मान लें। यूसुफ ने सांस रोक ली। उसने उन्हें कमल का बीज दिया और कहा, इसे महल के सबसे शांत हिस्से में लगाओ। हर रात ये फूल खिलेगा और इसके बीच चांदी का मोती होगा। ये मोती तुम्हारे राज को बरकत देगा, लेकिन अगर कभी किसी बाहरी ने इसे चुरा लिया तो वो बरकत अभिशाप में बदल जाएगी। राजा ने गहरी सांस ली। मेरे वालिद ने वह बीज इस तालाब में लगाया, और सचमुच हर रात फूल खिला, मोती आया, और हमारा राज दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता गया। लेकिन राजा की आवाज धीमी पड़ गई। 10 साल बाद एक रात मोती गायब हो गया। अगले ही दिन महल में आग लग गई और हमारे आधे खजाने जलकर राख हो गए। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हुजूर, इसका मतलब फिर वही हो रहा है? राजा की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, और अगर इस बार मोती लगातार 3 रात चोरी हुआ तो सिर्फ हमारा खजाना नहीं, हमारा पूरा राज ही तबाह हो सकता है। यूसुफ ने तलवार पर हाथ रखा। हुजूर, मैं अपनी जान देकर भी इस बार मोती की हिफाजत करूंगा। उठे एक पुराना लोहे से बना भाला थमाया। ये कोई आम हथियार नहीं, इसे मेरे दादा ने एक दरवेश से लिया था। कहते हैं कि ये पानी के नीचे की चीजों को भी मार सकता है। रात आई। आसमान पर बादल घिराए थे। चांदनी तालाब पर पड़ रही थी और यूसुफ भाला लिए फूल के खुलने का इंतजार कर रहा था। 12 का घंटा बजा। फूल धीरे धीरे खुला और मोती ने दूधिया चमक बिखेरी। पानी में फिर वही हलचल हुई और इस बार यूसुफ तैयार था। उसने देखा एक लंबा पतला सा साया पानी में सरक रहा था।
उसकी चमड़ी मछली जैसी, पर चेहरा आधा इंसान और आधा कुछ, और उसके हाथ में अजीब सी थैली थी। जैसे ही उसने मोती छुआ, यूसुफ ने बिजली की तरह भाला फेंका। पानी में छपाक हुई और फिर खून का एक लाल बादल फैल गया। लेकिन अगले ही पल यूसुफ के पैरों के नीचे जमीन हिली और पानी के भीतर से वही लाल आंखें इस बार और पास आ गई, जैसे कह रही हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तालाब का पानी अचानक उबलते कड़ाह जैसा हिलने लगा। यूसुफ पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे मिट्टी में धंस गए हों। पानी के भीतर से एक लंबा सर्प जैसा शरीर ऊपर आया, चमड़ी पर चांदी सी चमक और आंखें जलते अंगारों जैसी लाल, मगर उसका चेहरा इंसान जैसा, होंठों के किनारों पर नुकीले दांत छांकते हुए। यूसुफ का दिल धक से रह गया। वह प्राणी पानी से आधा बाहर निकला और ठंडी गहरी आवाज में बोला, तुमने मेरे कुंबे का खून बहाया है। अब तुम्हें वो देखना होगा जो किसी इंसान ने सदियों से नहीं देखा। यूसुफ भाला कसकर पकड़ता रहा, मगर उसकी उंगलियों में ताकत कम होती जा रही थी। अचानक एक और हाथ, चिकना, ठंडा, मछली जैसा, पानी से निकलकर उसकी टखनों को पकड़ लिया और जोर से खींचा। वह चीख भी न सका और अगले ही पल वह पानी के भीतर था। ठंड इतनी थी कि उसके सीने में दर्द होने लगा। आंखें खोलते ही उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। तालाब के नीचे पानी के भीतर एक पूरा शहर बसा था। मोती की रोशनी में चमकते महल, काई से ढके रास्ते और हर तरफ अजीब, आधे इंसान आधे मछली जैसे जीव तैर रहे थे। कुछ के चेहरे डरावने थे तो कुछ के चेहरे लगभग इंसानों जैसे, लेकिन आंखें हमेशा लाल। उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर नक्काशी बनी थी, एक कमल, और उसके बीच वही चांदी का मोती। दरवाजा खुला और अंदर एक हॉल, जहां बीच में एक वृद्ध प्राणी बैठा था। उसके सिर पर शैवाल जैसे लंबे बाल और हाथ में एक डंडा जिस पर नीलम जड़ा था। मैं सरफीन, पानी के नीचे के राजे का रखवाला, वृद्ध ने कहा। ये मोती तुम्हारा नहीं, हमारा है। सदियों पहले तुम्हारे राजा के बाप ने हमारी रानी को धोखा देकर ये बीज चुराया था। हर रात जब कमल खिलता है, हम अपने मोती को वापस लेने आते हैं, लेकिन तुम्हारे लोग इसे अपना खजाना समझ बैठे हैं। यूसुफ ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हारे आने से हमारे राज्य में तबाही क्यों आती है? सरफीन ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि ये मोती सिर्फ हमारे पानी में रह सकता है। बाहर निकलते ही इसकी तासीर बदल जाती है। जो इसे रखेगा उसका भागी पहले ऊंचाइयों पर जाएगा और फिर उसी रफ्तार से गिरेगा। यूसुफ समझ गया कि राजा कमरुद्दीन को कभी इस मोती को रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब वह जानना चाहता था कि 3 रात लगातार चोरी होने से पूरे राज्य के तबाह होने का क्या मतलब है। सरफीन की आंखें चमकीं। तो हम मोती के साथ वह वरदान भी ले जाएंगे जो तुम्हारे राज्य को जिंदा रखे हुए है, और तब तुम्हारी जमीन, तुम्हारा पानी सब बंजर हो जाएगा। इतना कर उसने एक इशारा किया और 2 प्राणी यूसुफ के पास तैर कर आए। एक ने उसकी जेब में कुछ डाल दिया। वह वही मोती था, लेकिन अजीब बात, इस बार वह चांदी की जगह लाल रंग का था। सरफीन की आवाज गूंजी, इसे राजा को दे देना और देखना उसके छूते ही क्या होता है। यूसुफ ने मोती को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके मन में डर था कि यह लाल मोती शायद एक जाल हो। वह जानता था अब उसे सिर्फ राजा ही नहीं, पूरे राज्य को इस आने वाली तबाही से बचाना होगा। और पानी से बाहर आते ही यूसुफ ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे कई घंटों बाद हवा फेफड़ों में पहुंची हो। उसका बदन ठंड से कांप रहा था, मगर हाथ में लाल मोती कसकर दबा हुआ था। तालाब के ऊपर आसमान में हल्की हल्की बिजली चमक रही थी और बादलों में गर्ज थी, जैसे मौसम भी आने वाली किसी अनहोनी को पहचान चुका हो। यूसुफ ने सीधा महल का रुख किया। लंबे गलियारों से गुजरते हुए उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती रही। कभी लगा कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी लगा कोई दीवार के पीछे से उसे देख रहा है। महल की सीढ़ियां चढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि महल का माहौल बदला हुआ है। मशालें बुझी हुई, पहरेदार गायब और हर तरफ अजीब सी सन्नाटा। दरबार के बड़े दरवाजे पर पहुंचते ही यूसुफ ने देखा राजा कमरुद्दीन अकेले बैठे हैं, सिर झुकाए, और उनके चारों तरफ मोमबत्तियों की हल्की लौ। राजा ने ऊपर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम मोती वापस लाए हो? यूसुफ ने जेब से लाल मोती निकाला। जैसे ही मोती मशाल की रोशनी में चमका, राजा की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मोती को छूने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने झट से पीछे खींच लिया। हुजूर, यूसुफ ने गंभीर आवाज में कहा, यह मोती वही नहीं है। पानी के नीचे के रखवाले ने इसे मुझे देकर कहा है कि इसके छूते ही कुछ बदल जाएगा,
और मुझे डर है कि वो बदलाव हमारे हक में नहीं होगा। राजा की भौहें सिकुड़ गई। तुम झूठ बोल रहे हो, ये मोती हमारे राज्य का हक है। इतना कहकर राजा अचानक उठे और यूसुफ के हाथ से मोती छीन लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां मोती से टकराईं, पूरा हॉल लाल रोशनी में नहा गया। मोमबत्तियां बुझ गई और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। राजा की आंखें लाल हो गई और उनके होंठों से धीमी मगर डरावनी हंसी निकली। यूसुफ ने पीछे हटते हुए देखा। राजा के शरीर से जैसे कोई और साया बाहर निकल रहा हो, एक लंबा मछली जैसा मगर इंसान की शक्ल वाला चेहरा, ठीक वैसा जैसा तालाब में देखा था। सरफीन की आवाज गूंजी, मगर इस बार राजा के मुंह से, धन्यवाद यूसुफ, तुमने हमें वो करने का मौका दे दिया जो हम सदियों से चाहते थे। अब इस राज्य की किस्मत हमारे हाथ में है। यूसुफ ने तलवार निकाली, मगर तभी महल की जमीन में दरार पड़ गई। फर्श के नीचे से पानी फूटने लगा और धीरे धीरे पूरा हॉल डूबने लगा। बाहर से चीखें सुनाई दे रही थीं। लोग गलियों में भाग रहे थे, मगर पानी उनके पीछे पीछे था, मानो तालाब ने अपने भीतर का सारा पानी उगल दिया हो। यूसुफ ने समझ लिया, अगर इस पानी का फैलाव नहीं रोका गया तो कुछ ही घंटों में पूरा राज्य पानी के नीचे होगा। लेकिन कैसे? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, उसे वापस तालाब जाना होगा और उस कमल के फूल को नष्ट करना होगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने लाल मोती वापस जेब में रखा और महल के डूबते हॉल से निकलकर अंधेरे में दौड़ पड़ा। उसके पीछे राजा कमरुद्दीन की बदलती हुई डरावनी आवाज गूंज रही थी, भाग जितना भागना है यूसुफ, अब पानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी और बारिश की धारें जमीन को पीट रही थीं। यूसुफ की सांसें तेज थीं, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके हाथ में भाला अब भी कसकर पकड़ा हुआ था। वह तालाब के किनारे पहुंचा तो देखा, पानी किनारों से बाहर छलक रहा है और बीच में कमल का फूल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार हो गया है। फूल की पंखुड़ियां खुली थीं और उनके बीच वही चांदी का मोती, मगर उसके पास लाल मोती रखा था, जैसे दोनों के मिलने का इंतजार हो। तालाब के चारों तरफ पानी के नीचे के जीव मंडरा रहे थे। उनकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं और बीच में सरफीन खड़ा था। उसकी आवाज पानी और हवा में एक साथ गूंजी, यूसुफ, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मोती हमारा है, राज्य हमारा होगा और तुम सिर्फ एक गवाह बनकर रह जाओगे। यूसुफ ने गहरी सांस ली और भाला हाथ में लेकर आगे बढ़ा। अगर मोती तुम्हारा है तो फिर ये श्राप भी तुम्हारा होना चाहिए। मैं इसे खत्म करूंगा, अभी और यहीं। सरफीन ने हंसते हुए इशारा किया और तालाब का पानी एक दीवार की तरह उठ गया, मगर यूसुफ कूद चुका था। ठंडी लहरें उसे घेरने लगीं और दर्जनों हाथ उसे खींचने लगे। उसने पूरी ताकत से भाला चलाया, कई जीव पीछे हटे। वह फूल के पास पहुंचा। दोनों मोती चमक रहे थे, उनकी रोशनी में पानी उबलने लगा। एक पल के लिए यूसुफ ने आंखें बंद कीं और दोनों मोती एक साथ पकड़कर पूरी ताकत से भाले की नोक पर रखा। भाले की धार पंखुड़ियों को चीरती हुई दोनों मोतियों के बीच जा लगी। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई, जैसे आसमान फट गया हो। पानी की दीवार ढह गई, बिजली तालाब के बीच गिरी और फूल जलते हुए राख में बदल गया। सरफीन और उसके जीव तरपते हुए पानी में गायब हो गए। तालाब का पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। महल और गलियों में फैल चुका पानी भी पीछे हट गया। यूसुफ किनारे पर गिरा पड़ा था, सांसें टूटी हुई, शरीर घायल। लेकिन आसमान में पहली बार सुबह की हल्की किरणें दिख रही थीं। कुछ देर बाद राजा कमरुद्दीन भी वहां पहुंचे, मगर उनका चेहरा फीका और आंखें खाली थीं, जैसे उनके भीतर से सारी ताकत और अहंकार निकल चुका हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यूसुफ, मैं गलत था, वो मोती हमारा कभी था ही नहीं। यूसुफ ने उन्हें देखा मगर कुछ नहीं कहा। उसने बस तालाब की राख में पड़े टूटे हुए भाले की ओर देखा और चुपचाप वहां से चल दिया। राज्य बच चुका था, लेकिन इस घटना ने हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया था। एक ऐसा राज जिसे अब सिर्फ यूसुफ जानता था। और कहते हैं, आज भी उस तालाब के किनारे खड़े होकर अगर रात को हवा में कान लगाओ तो दूर पानी के नीचे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, लौट आएंगे, एक दिन जरूर लौट आएंगे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो मूसा स्टोरीज को जरूर फॉलो करें। यहाँ हर कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी और शायद आपके सपनों में भी आ जाए।